you all are aware that this is the very first class of your English subject, and I'm going to tell you about the history of English language. हम लोग आज इस क्लास में जानेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी भाषा का जन्म हुआ. What was the story and what was the history behind the origination, यानी किस तरह से इस भाषा की उत्पत्ति हुई. एक एक करके हम आपको बात बताएंगे. ये आपके लिए कितना जरूरी है ये मायने नहीं रखता, लेकिन इसको जानना बहुत ही जरूरी है यदि आप अंग्रेजी भाषा के विषय में कुछ समझना सीखना चाहते हैं तो. और ये आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है और स्वाभाविक है, चूंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इसका प्रारंभ, इसका शुरुआत कैसे हुआ. अब देखिए, शुरू से हम कुछ फैक्ट्स को बताते चलेंगे और जो जो आपको चीजें लगेंगी हम नोट कर देंगे बोर्ड पर, आप उसको नोट कर सकेंगे. ठीक है, तो अक्सर जो है समझिएगा, हम यहाँ पर इंग्लिश वर्ड जो लिख रहे हैं, अक्सर इस भाषा को कंफ्यूज किया जाता है इस बात को लेकर कि यह भाषा जो है इंग्लैंड की है. अक्सर यदि पूछा जाए किसी से कि बताओ जी इंग्लिश भाषा का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ इंग्लिश भाषा कहाँ से शुरू हुई, तो सभी के मुंह से एक ही जवाब निकलता है इंग्लैंड, कि इसका उत्पत्ति जो है इंग्लैंड से हुआ, इंग्लैंड में ही जो है इसको बोलना शुरू किया गया, जो कि गलत है. ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में हुआ, लेकिन यह भाषा इंग्लैंड की अपनी भाषा नहीं है. सो कैसे? तो आज इसी मिस्ट्री को जानेंगे कि कैसे, क्या स्टोरी है इसके पीछे, किस तरह से, क्या जरूरत पड़ गई इस भाषा की. और हम जानते ही हैं कि आज के दौर में इंग्लिश भाषा कितनी ज्यादा डिमांडिंग है, कितनी इसकी मांग, और स्वाभाविक है एक ग्लोबल लेवल पर जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भाषा की इतनी ज्यादा अप्रोच है, इतनी ज्यादा पहुंच है कि हर कोई इस भाषा को सीखना समझना चाहते हैं. तो हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम बेसिक चीजों को जानते हैं कि एक लैंग्वेज का क्या क्या चीज जरूरी होता है. ठीक है, तो उस फैक्ट को हम बाद में क्लियर करेंगे. हम पहले शुरू करते हैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में कि ये क्या होता है, लैंग्वेज क्या है. सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है, यदि किसी भी लैंग्वेज को हम स्टडी करें तो हमारे सामने एक ही सवाल होता है कि लैंग्वेज क्या होता है. अब समझिए बात को, यहां पर हम बहुत ही आसान भाषा में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का कि लैंग्वेज को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं. यदि कोई पूछे तो हम कैसे बता सकते हैं. तो आप हिंदी में देखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप किस माध्यम में बोल रहे हैं, ये मायने रखता कि आपकी बातें कितनी सामने वाले तक पहुंच रही है. तो यही तो भाषा है कि आप लोग पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में भी कि भाषा क्या है. तो भाषा जो है, मनुष्य अपनी भावनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का उपयोग करता है, यानी सिंपली हम कहें तो भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं. अब समझिएगा, यहां पर एक बात होती है, क्या सिर्फ बोलकर ही भाषा को एक से दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है? इसके और भी जरिए हो सकते हैं. हम बोलते तो हैं ही नॉर्मली, अब गूंगे हैं तो वो कैसे करते हैं, वो इशारों में बात करते हैं, उसको भी एक लैंग्वेज कहा जाता है. उसको नाम दिया जाता है साइन लैंग्वेज का, उसको हम प्रतीकात्मक भाषा कहते हैं. तो वो भी एक भाषा है. उसके अलावा लिखकर, जिसको हम लिखित भाषा भी कहते हैं. वैसे सामान्य तौर पर दो ही तरह का भाषा माना जाता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, लेकिन इसके अलावा भी कई भाषाएं हो सकती है, जिसमें कि साइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है, जिसमें हम इशारों से, यदि हम किसी को इशारा करते हैं कुछ इस तरह से, तो वो समझ जाता है सामने वाला कि नहीं ये पानी मांग रहा है या पीने के लिए कुछ मांग रहा है. तो इस स्थिति में भी हम इसको एक भाषा मान सकते हैं. हाँ, जहां तक बात रही कि इसमें व्याकरण से जुड़ा हुआ जो शुद्धि है वो कितना जरूरी है, वो भी ध्यान मायने रखता है. लेकिन फिलहाल हम बेसिक फैक्ट्स को समझते हैं कि एक लैंग्वेज के लिए क्या क्या जरूरी होता है और इसके कौन से दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं. चाहे हम दुनिया की कोई भी भाषा को ले लें, किसी भी भाषा का दो महत्वपूर्ण अंग होता है, जैसा कि अंग्रेजी में भी है. ठीक है, तो इसका सबसे जो पहला जो पार्ट माना जा सकता है वो है हमारा, इसको तो पहली बात तो कई लोग स्पेलिंग गलत लिखते हैं, स्पेलिंग सही भी लिखते हैं तो पढ़ते गलत है. समस्या बहुत जड़ तक है. देखिए, तो ग्रामर में कई लोग ई यहां पर यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और ग्रामर पढ़ते हैं वो भी गलत है, इसको हम ग्रामर पढ़ेंगे. ठीक है, तो उच्चारण स्पेलिंग दोनों हो गई. ये हो गया पहला हिस्सा किसी भी भाषा का. हम सिर्फ अंग्रेजी की पार्टिकुलरली बात नहीं कर रहे हैं. दूसरा पार्ट इसका होता है लिटरेचर. क्या होता है? इस शब्द को सुने कभी? इसका मतलब हिंदी में होता है, क्या होता है? साहित्य. और इसका हिंदी तो बखूबी आप लोग जानते होंगे, व्याकरण. अब समझते हैं कि
क्यों जरूरी है, किसे पहले पढ़ा जाए? तो हम सभी जानते हैं कि लिटरेचर को समझने के लिए आपको ग्रामर पता होना चाहिए, और ग्रामर में हम लोग बहुत सारे रूल्स को पढ़ते हैं, नियमों को पढ़ते हैं, ताकि हम समझ पाए किसी सेंटेंस को, और जब तक समझेंगे नहीं तो फिर लिटरेचर हम पढ़ेंगे क्यों? लिटरेचर का एकमात्र माध्यम होता है, जरिया होता है, उद्देश्य होता है कि हम दूसरों को एंटरटेन करें। एंटरटेन मतलब दूसरों के मन को बहलाएं, मन खुश करें, मनोरंजन करें दूसरों का। और वो कब संभव है? जब तक हमें बेसिक चीजें नहीं पता होगी, हम किसी भाषा को ही नहीं समझेंगे। अब आपके सामने कोई ऐसी फिल्म ही चला दी जाए, साउथ इंडियन फिल्म चला दी जाए, जो कि आपके हिंदी में, आप लोग हिंदी सर्च करते होंगे डब्ड इन हिंदी, क्यों? जरूरी क्या है? हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि हम भाषा को नहीं ध्यान में रखकर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, और उस भाषा का भी एक नाम है, शायद आपने पहले ना सुना हो, अब आप 12th में उसको पढ़ेंगे भी। इसको कहा जाता है पिक्टोरियल लैंग्वेज, जिसमें कि चित्र की मदद से ही आप तक बातों को पहुंचाया जाता है। अब देखिए, जब भाषा नहीं थी तब इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। आज से हजारों वर्ष पहले इसी भाषा का प्रयोग होता था। आप लोग जानते होंगे, अभिलेख, शिलालेख, इन सब का नाम सुने होंगे। हमारे जो पूर्वज थे, क्योंकि उन्हें भाषा का कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो वो लोग अपनी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए शिलाओं पर, शिला मतलब जानते हैं, पत्थर होता है, शिलाओं पर, पत्तों पर, क्या पेड़ का पत्ता नहीं, वो ताम्र पत्र सुने होंगे, ताम्र पत्र वगैरह, मतलब तांबा का धातु पत्र होता था, उस पर कुछ लिख देते थे। कहीं पहाड़ों पर कुछ कार्विंग करते थे, खुदाई करके कुछ लिख दिए। तो ये सब अभी भी मिलते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि आए दिनों खुदाई में बहुत सारी चीजें जो है, पुरातात्विक चीजें मिलती है, कितनी हजार साल पुरानी बताई जाती है। तो चलिए, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, फिलहाल हम यहां पर समझते हैं कि ग्रामर और लिटरेचर कितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्योंकि ग्रामर के बिना हम साहित्य को समझ नहीं सकते। अब जहां तक रही बात आपके पढ़ाई की, आपके सिलेबस की, तो समझिए कि मोस्टली क्या होता है कि 50-50 रहता है। यानी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस जो होते हैं 50% ग्रामर से होते हैं, 50% लिटरेचर से होते हैं। लेकिन आपके यदि बिहार और झारखंड की बात करी जाए तो ये रेशियो आपके 60 और 40 का है। समझिएगा, यहां पर बात नहीं करेंगे। तो 60% जो है ग्रामर से क्वेश्चन रहते हैं, मोस्टली 50 to 60 समझ लीजिए। लेकिन एक जो रूल है या फिर जो सिलेबस है आपका, उसके मुताबिक मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं ज्यादातर वो ग्रामर से होते हैं। मात्र 40% का एक रेशियो होता है जो कि आपके बुक से होता है। तो ग्रामर समझ ही रहे होंगे, इस लहजे से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ना, कि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज के फैक्ट्स के बारे में। आपको हमने पहले भी बताया होगा 11th में कि जो फादर की बात करें, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं। देखिए यहां पर फादर ऑफ इंग्लिश, यदि नॉर्मली कोई पूछता है हमसे कि फादर ऑफ इंग्लिश कौन है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, तो हम कहेंगे सिंपली, हमारे पास एक ही जवाब होगा। आपको याद है नाम? भूल गए? जॉफ्रे चौसर। एक नाम हमने बताया था आपको 11th के भी इनिशियल क्लास में हमने बताया था, जॉफ्रे चौसर। और ये बहुत ही बड़ा नाम है यदि हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो। ये इन्होंने अपने आप में एक जो है कह सकते हैं कि माइलस्टोन जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी। और इनका योगदान जो है बहुत ही बड़ा माना जाता है अंग्रेजी भाषा के लहजे से। और इसका जन्म जो है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, 1340 से 44 के बीच में हुआ था। 1400 में इसकी लगभग मृत्यु हो गई थी। और ये टाइम जो था, समझ ही रहे आपके कब से कब तक का समय था ये। और इसमें थोड़ा सा हम ऐड करना चाहें तो एडी लिख सकते हैं, जैसे कि हिंदी में आप ईस्वी लिखते हैं ना, इंग्लिश में एडी कहा जाता है। एडी मतलब होता है एन्नो डोमिनिस का फुल फॉर्म होता है, जिसका और लैटिन है वो। और यदि इंग्लिश मीनिंग उसका जाने तो आफ्टर डेथ होता है। आप सभी जानते होंगे कि ईस्वी का जो प्रारंभ हुआ है ईसा मसीह के जन्म से हुआ है, नहीं तो उसके डेथ के बाद, यहाँ पर आफ्टर डेथ वही हो गया, उसके बाद की जो ईस्वी, यानी ईस्वी कहते हैं, उसी को हम लोग एक ईसा पूर्व कहते हैं, नहीं चलिए, या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ कह सकते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसका मतलब ऐसा होता है। फादर ऑफ इंग्लिश, सिर्फ फादर ऑफ इंग्लिश नहीं, फादर ऑफ इंग्लिश यदि पोइट्री भी पूछा जाता है तो भी हमारा आंसर क्या होगा? जॉफ्रे चौसर ही होगा। इसके अलावा फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो समझिए इंग्लिश बोले हैं इंग्लिश लैंग्वेज बोले, बात तो एक ही हो गई। तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी यदि कह दिया जाए तो भी हमारा जवाब क्या होगा? जॉफ्रे चौसर ही होगा। तो ये समझ गए। लेकिन एक और क्वेश्चन जो अब बराबर पूछा जाता है वो है फादर ऑफ इंग्लिश प्लेज को लेकर, कि अंग्रेजी के प्ले, यानी प्ले मतलब समझते हैं, नाटक होता है। क्या होता है? नाटक। तो आप सुने ही होंगे कि जिस तरह से संस्कृत भाषा में कालिदास को एक बहुत बड़ा नाम दिया जाता है नाटक लिखने के लिए, जैसे कि रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान नाटकों को उन्होंने लिखा है, उसी तरह अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर को यह श्रेय दिया जाता है। ठीक है,
विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने कि अपने पूरे जीवन काल में 37, जो कि 38वां अधूरा ही रह गया था, डेथ हो गई थी उनकी, 37 पूरा उन्होंने जो है नाटक लिखा है। उसके अलावा 154 उन्होंने कविताएं भी लिखी है। विलियम शेक्सपियर इनका नाम था और इसका जन्म जो है 1564 में हुआ था। 1600 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब ये बातें हो गई, कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए। अब हम जो अगला बात करने वाले हैं, जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, उसका वास्ता आपके सिलेबस से भी है और हम जो पढ़ाएंगे उससे भी है, जो कि हम बताए कि इंग्लिश भाषा का हम पूरा ओरिजिनेट बताएंगे कैसे ये क्या हुआ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जो कि बराबर पूछा जाता है और जानकारी भी आपको होनी चाहिए, इंग्लिश इज ए डैश लैंग्वेज। लिखना जरूरी नहीं है, पहले समझ लें, हम लिखने का पर्याप्त समय देंगे। ठीक है, कैसी भाषा है, कहां की भाषा है। आपको ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे दिया जाएगा बहकाने के लिए। ऑप्शन में दे दिया गया, मान लीजिए कि जर्मैनिक दे दिया गया, बी समझिए इंग्लिश इज ए इंग्लिश लैंग्वेज दे दिया जाए, यानी इंग्लैंड की भाषा है, या सी आपको अमेरिकन दे दिया जाए, या डी एक और ऑप्शन आपको दिया जाए वेस्ट जर्मैनिक। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको तब मिलेगा जब हम जो टॉपिक बोल रहे हैं उसको हम पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी आपको लिखना नहीं है, समझना है बस। देखिए, अब हम लोग जो है समझते हैं कि इंग्लिश भाषा का जन्म कैसे हुआ। अब देखिए, जब तक हम नहीं जानेंगे इसके इतिहास को, फिर आगे पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। और कैसे इसका क्या नाम पड़ा, क्यों पड़ा, और किस तरह से इंग्लैंड यह भाषा चलकर आई। अब कहेंगे भाषा कैसे चलती है, अभी पता चलेगा भाषा चलती है। अब देखिए, यहां पर बात नहीं करें कोई, चलिए देखिए, ये हो गया हमारा, यदि एक ग्लोब का हम चित्र बनाए, आपका विश्व जिसको वर्ल्ड मैप कह सकते हैं हम, तो ये पूरी दुनिया का एक मानचित्र, इसी के अंदर ऐसा कुछ दिखता है। यदि आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, कभी मौका मिले आपको तो इसमें हम यदि इसको दो भागों में बांटें, हम एक वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, हम कोई एग्जैक्टली कोई ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मेरा ज्योग्राफी वैसे भी उतना अच्छा नहीं है, तो हम जो है बात करेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या ये हुआ। देखिए, तो हम बात करें कि आप लोग डायरेक्शंस जान रहे हैं मैप में कैसे कैसे होता है। इस तरफ ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। और ये बहुत ही जरूरी है, समझिएगा एक चीज को जो हम आपको बताएंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि ये ग्लोब है और इंडिया इसमें किस हिस्से में होगा, सिर्फ इतना पूछा जाए कि इधर या इधर, तो किधर बताएंगे आप? ये है हमारे ईस्टर्न साइड में। किधर है? ईस्टर्न, पूर्वी हिस्से में है। और आप लोग अक्सर बातों ही बातों में सुनते होंगे कि हम लोग का कल्चर वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है। वेस्टर्नाइज्ड, हमारा पाश्चात्यकरण हो रहा है। पाश्चात्यकरण मतलब हम लोग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लग गए हैं। सब कुछ, कपड़े, पहनावे, ओढ़ावे, भाषा, यहाँ तक कि गाने आजकल जो बनते हैं वो भी वेस्टर्न म्यूजिक होता है। हमारा जो कल्चरल म्यूजिक है वो कहीं गुम सा गया है, जो कि बहुत दुख की बात है। हम लोग अपनी पहचान तक खो रहे हैं। जो हमारा जो कल्चरल डांस था, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, तरह तरह के जो नृत्य हैं, उसको हम कहीं ना कहीं खो दिए हैं और इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। तो लोग भला क्यों इसको महत्व दें, समझने वाली बात है। अब समझिएगा, तो हमारा इंडिया जो है, इंडिया का मैप टूटा फूटा हम बनाते हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसको मान लेना है कि ये इंडिया है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है। समझिएगा, ये इंडिया, अभी हम इंडिया के बारे में नहीं समझा रहे, ये तो जान ही रहे हैं आप। हमको समझाना है कि इंग्लिश, यानी इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का जन्म कैसे हुआ। और कुछ इधर है हमारा एक महादेश, जहां हम लोग तो जान ही रहे हैं कि एशिया महादेश में हम लोग आते हैं, लेकिन ये एक महादेश है यूरोप जिसको कहते हैं। इसी के अंदर समझिएगा, एक एक बात नहीं करिए, इसी के अंदर दो कंट्रीज आते हैं अभी, जिनका नाम क्रमशः इंग्लैंड है और दूसरी एक ऊपर में कुछ कह सकते हैं, ये जर्मनी है। जर्मनी, समझिएगा, ये दोनों ही यूरोप में ही पड़ते हैं। और समझिए कि एक समय था जब कोई भी एक दूसरे के जगह के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि कोई भी उतनी यात्राएं नहीं कर रहा था। जो जहां था निश्चिंत पूर्वक रह रहा था, जी रहा था, अपना खा के पेट किसी तरह भर रहा था। तो आप लोग ये भी बात जानते होंगे कि वास्को डी गामा ने किस तरह से भारत की खोज की, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में उन्होंने भारत की नहीं, बल्कि हमने पहले भी बताया है कि इन्होंने बस समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत आने के लिए, क्योंकि उन्हें पहले ये वाला रास्ता नहीं पता था। वो लोग पहले कुछ खरीदना भी होता था ना, तो इधर से होके आते थे, या फिर इधर ही कोई कंट्री में फंस जाते थे वो लोग। टर्की वगैरह हो गया, और भी सारे कंट्रीज हैं, उधर जाकर। और यही कारण था कि उन्हें घूम कर जाना होता था और चीजें उसे महंगी मिलती थी।
महंगा सामान खरीदना होता था। लेकिन जब वो आप जो सुने होंगे आप लोग 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उन्होंने यहाँ पर देखा था कि यहाँ मसाले की खेती बहुत ज़्यादा होती है और किस तरह से मसाले की कीमत बहुत ही ज़्यादा कम है, और उन्होंने यहीं से व्यापार करना शुरू किया था। और फिर हम लोग बर्बाद होना शुरू हो गए थे उसी समय से, लूटने लग गए शुरू से। क्योंकि आप लोग सुने होंगे कहानी, उदाहरण के लिए कहा जाता है कि ये लोग 60 गुना मुनाफा कमाए थे। जो डच लोग आए थे, पुर्तगाली लोग जो आए थे, 1 रुपये में चीज़ खरीद कर यहाँ 60 रुपये में जाकर बेचते थे।